अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम प्रैक्टिस क्लास आज हमारी 17 लेक्चर है और आज हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। ये ओवरहेड्स के क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसमें एक रिक्वायरमेंट ये है कि कैलकुलेट मशीन आवर रेट फॉर ईच मशीन। अच्छा, इससे पहले जो क्वेश्चन और इसमें एक जो है वो डिफरेंस है वो क्या है, पहले कॉस्ट सेंटर रिलेटेड होता था और ये मशीन रिलेटेड है। यानी पहले कॉस्ट सेंटर मीन डिपार्टमेंट्स, पहले सर्विस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वगैरह आता था। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने क्या किया कि सिर्फ मशीन वाइज कॉस्ट दे दी। उसने कहा जी कॉस्ट है ये मशीन वाइज आप सिर्फ एलोकेट कर दो, पोर्शन कर दो, एंड दिस इज मोस्ट इजीएस्ट। क्योंकि जब मशीन वाइज हो जाएगा तो फिर मैंने मशीन आवर रेट निकालना है हर मशीन का, और ये क्लियर लिखा हुआ मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट इज बेस्ड ऑन मशीन आवर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मेरा ख्याल है हम डिस्कस ही करेंगे, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो अब पहले तो आइटम देखते हैं, इसको जरूर देखते हैं पहले। एलोकेशन जो हमें दी हुई है, बेसिस दी हुई है, कॉस्ट है ये तो रुपीस में है। कैपिटल कॉस्ट ऑफ मशीन दी हुई है, ये भी रुपीस में है। इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज हैं, टोटल एम्प्लॉइज हैं, मेंटेनेंस आवर्स हैं, किलोवाट आवर्स हैं, उसके बाद फ्लोर स्पेस है, स्क्वायर फीट, और रनिंग आवर्स। ये रनिंग आवर्स ऑब्वियसली मशीन रनिंग आवर्स है। तो आप मुझे बताइएगा सुपरविजन के हवाले से अगर हम डिस्कशन करें तो सुपरविजन की कॉस्ट किस बेस पर करें। ठीक है, तो आप पार्टिसिपेट करें आप लोग। सुपरविजन की कॉस्ट हम किस पे करेंगे जी? अहद आप बताइएगा। सर सुपरविजन कॉस्ट पे करेंगे। सुपरविजन कॉस्ट, हाँ जी, सुपरविजन जो है ये सुपरविजन कॉस्ट पे होगी। असल में अगर गौर से देखें एलोकेटेड है। यस सर, एलोकेटेड है। ठीक है जी, 8000 टोटल है और 8000 ये है, तो ये 4000 मशीन 1 को ट्रांसफर कर देंगे, 4000 मशीन 2 को ट्रांसफर कर देंगे। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय वेजेस, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज वेजेस, इसके लिए क्या बेस होनी चाहिए जी? एनीवन? सर इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज ही होगी। डायरेक्ट एम्प्लॉयज, एग्जैक्टली। यानी 8:2 से आप इस कॉस्ट को प्रोपोर्शन कर दोगे। अर्नड लीव, अर्नड लीव जो है वो किस बेस पे करोगे? जी जी शाबाश। रनिंग आवर्स। ये उस्मान आवाज नहीं आ रही, ऊंची बोलें। एम्प्लॉइज सर रनिंग आवर्स। एक्चुअली अर्न लीव होती क्या है कि आपकी एम्प्लॉयज जो हैं उनको साल के बाद एक बेनिफिट देती है कंपनीज कि आप जो छुट्टियां अवेल करने की बजाय आप उसके अगेंस्ट हमसे पेमेंट ले लें, उसको कहते हैं अर्न लीव। ठीक है, तो ये अर्न लीव जो है ये ऑब्वियसली इसके लिए सबसे बेस्ट बेस टोटल एम्प्लॉयज है, क्योंकि अर्न लीव सब एम्प्लॉयज के लिए होती है। ठीक है, बाय लॉ। तो लिहाजा ये टोटल एम्प्लॉयज की बेसिस पर आप अर्न लीव की कॉस्ट को अपोर्शन करोगे। उसके बाद आ जाता है मेंटेनेंस कॉस्ट। तो इसके लिए आपकी बेस बड़ी सिंपल है, दैट इज मेंटेनेंस आवर्स। ठीक है, उसके बाद आगे दी हुई है पावर की कॉस्ट है, और पावर की कॉस्ट के लिए अपोर्शनमेंट क्या बेस होनी चाहिए कि पावर की कॉस्ट के लिए? सर किलोवाट आवर्स। किलोवाट आवर्स, बिल्कुल ठीक है, ये किलोवाट आवर्स होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए क्या बेस होनी चाहिए? रनिंग आवर्स। रनिंग आवर्स, ओके। और कोई स्टूडेंट? कॉस्ट ऑफ मशीन। डिसएग्री करूंगा। कैपिटल कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन। मशीन। कॉस्ट ऑफ मशीन, यस। जो कैपिटल कॉस्ट ऑफ मशीन है ना, आप उसको लोगे, क्योंकि देखो डेप्रिसिएशन जो है वो हमेशा कॉस्ट पे होती है। ठीक है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन के लिए रनिंग आवर्स भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते, लेकिन कॉस्टिंग के अंदर एक चीज अभी से माइंड में रखिएगा, कॉस्टिंग में डेप्रिसिएशन का सिर्फ एक मेथड है कॉस्टिंग के अंदर, और वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। नो रिड्यूसिंग बैलेंस, नो रनिंग, और ये जो आपका होता है यूसेज बेस्ड मेथड, कि जहां पर भी आगे भी जाएंगे, जहां बजट में जगह जगह हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे हम सिर्फ एक मेथड यूज करते हैं, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड।
राइट? सो रेंट ऑफ बिल्डिंग, इसके लिए बेस क्या होनी चाहिए? फ्लोर स्पेस। जी, फ्लोर स्पेस इन स्क्वायर फीट, ठीक है। अच्छा, जिस वक्त ये सारी कॉस्ट अपोर्शन हो जाएगी, फिर आप इनको टोटल करेंगे, मशीन 1 को भी और मशीन 2 को भी कॉस्ट को, और उसके बाद उसको रनिंग और पे डिवाइड करके मशीन और रेट निकाल देंगे। ये रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट मशीन और रेट फॉर ईच मशीन। तो ये क्वेश्चन इजी था, इसलिए मैंने इसको नहीं छेड़ा। अच्छा, आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 4। सर सेकंड अलजेब्रिक, क्वेश्चन है जी जी, सर, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, हाँ जी, ये तो मेरे ख्याल हमने डिस्कस किया नहीं था, इसमें तो सिर्फ बेसिस बतानी, यानी ये आपकी 6 बेसिस दी हुई है इसमें, और आपने ये बताना है कि किसके लिए कौन सी बेस्ट बेस हो सकती है। ये डिस्कस किया था मेरे ख्याल, फिर भी कहते हो तो पूछ लो, कोई मसला है तो इसमें पूछ लें। नहीं सर, टाइम खत्म हो गया था सर, डिस्कस नहीं हुआ था। चले कर लेते हैं, ओके। देखिए, हमारे पहले बेसिस देख लें कौन कौन सी है। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, मशीन आवर्स, मशीन वैल्यू, एरिया इन स्क्वायर मीटर और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने ये माइंड में रखना है कि हो सकता है इनमें से कोई बेस ऐसी है जो एक से ज्यादा मरतबा यूज हो, और एक से ज्यादा तो यकीनन होगी, ये 6 है और नीचे 10 है, 2 दफा भी हो सकती है, 3 मरतबा भी हो सकती है, और ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है इनमें से कोई कॉस्ट ऐसी हो जो बिल्कुल भी यूज ना हो, ठीक है। तो जरा देखते हैं रेंट एंड प्रॉपर्टी टैक्स। रेंट एंड प्रॉपर्टी टैक्स, इसके लिए बेस क्या होनी चाहिए जी? इन 6 में से चूज करनी है, इसके अलावा कोई नहीं करनी है। एरिया इन स्क्वायर मीटर। जी बिल्कुल ठीक है, एरिया इन स्क्वायर मीटर। उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात करें तो जी शाबाश, मशीन आवर्स। मशीन आवर्स, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जितने आपकी मशीन ऑपरेट होगी उतने आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा निकलेगी। इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, अब इसके लिए तो नॉर्मली बेस आप पढ़ते आए हो, किलोवाट आवर्स होती है, दैट इज फाइन, ठीक है, क्योंकि आपकी हर मशीन की जो पावर होती है वो डिफरेंट होती है। लेकिन चूंकि नहीं दिया वैल्यू पे तो मैं कर नहीं सकता, तो ऑब्वियसली मशीन आवर्स अगेन विल बी यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रिक पावर कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, इसके लिए तो बेस बड़ी सिंपल है, डायरेक्ट दैट इज मटेरियल डायरेक्ट कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट, यस। उसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के लिए भी आप वही बेस यूज कर सकते हो, डायरेक्ट मटेरियल। रीजन क्या है कि इनडायरेक्ट मटेरियल बेसिकली वो मटेरियल होता है जो कि आपका मेन इंग्रेडिएंट नहीं होता, ठीक है, और इसकी कॉस्ट डायरेक्टली हम प्रोडक्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन इसकी प्रोपोर्शन होता है। मतलब अगर 95% डायरेक्ट कॉस्ट है तो 5% इनडायरेक्ट है मटेरियल, तो इसलिए ये फिक्स रहता है। इस वजह से हम इसके लिए बेस भी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ही ले सकते हैं। इनडायरेक्ट लेबर वेजेस, इनडायरेक्ट लेबर वेजेस, इसके लिए बेस डायरेक्ट लेबर वेज कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन एक चीज बताऊं कि अगर आपको यहाँ पर लेबर आवर्स दिए होते तो मैं उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देता, ठीक है। उसके बाद वर्कमैन कैंटीन एक्सपेंसेस, वर्कमैन कैंटीन एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन नंबर डिपार्टमेंट। ऑफ एम्प्लॉइज इन द डिपार्टमेंट, ये नंबर 6 बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस की तरफ आइएगा, तो इंश्योरेंस का अब प्रॉब्लम ये आती है कि इंश्योरेंस किसी भी चीज की हो सकती है, इंश्योरेंस मशीन की भी हो सकती है, इंश्योरेंस बिल्डिंग की भी हो सकती है, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली यहाँ पर दोनों चीजें दी हुई हैं, मशीन वैल्यू भी है, एरिया एंड स्क्वायर फीट भी है, कोई भी आप इनमें से ले सकते हो, ठीक है। लेकिन ये अज्यूम करना पड़ेगा कि इंश्योरेंस किस पर है। मोस्टली अभी चूंकि यहाँ पर वैल्यू दी हुई है हम उसको प्रेफर करेंगे, तो मशीन वैल्यू को मैं लूंगा इंश्योरेंस में। मेडिकल इंश्योरेंस का जहां तक ताल्लुक है वो तो क्लियर है, वो एम्प्लॉइज की होती है, तो इसके लिए बेस तो अगेन वही होगी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द डिपार्टमेंट। और फैक्ट्री सिक्योरिटी का जहां तक ताल्लुक है, इसके लिए जो नॉर्मल बेसिस है वो एरिया इन स्क्वायर मीटर होता है, क्योंकि कंपनी जो अपना सिक्योरिटी प्लान देती है वो आपके स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है, ये कितने मीटर के बाद एक सिक्योरिटी पर्सन होना चाहिए, इसलिए हम प्रेफर करते हैं एरिया इन सिक्योरिटी मीटर। बट इट कैन बी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कैन बी,
यानी अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्यादा होंगे तो आप ज्यादा सिक्योरिटी वाले पर्सन रखेंगे, कम होंगे तो कम रखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों इसमें एक्सेप्टेबल। हाँ जी, अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 4। जैसे मैंने आपको बताया था एग्जामिनेशन में ये आता होता है अलजेब्रिक मेथड, और ये 10 मार्क्स का मुफ्त का क्वेश्चन होता है, फ्री में मार्क्स दे रहे हैं आपको। अलजेब्रिक मेथड एलोकेशन from the following information, allocate overheads of service departments to individual producing departments by adopting algebraic method. So यहाँ पर अगर आप देखें तो 4 डिपार्टमेंट है, ए और बी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट्स ओवरहेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाली रीअपोर्शनमेंट से पहले की कॉस्ट है। और उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इन परसेंटेज, ये आपके सामने गिवन है, ठीक है। तो इसके सॉल्व करने के लिए हम एक्सेल की फाइल ओपन कर लेते हैं, दैट इज मोस्ट कन्वीनियंट फॉर अस, और उसी में हम आज जितना भी सॉल्व करने होंगे एक्सेल में करेंगे, तो इसके क्वेश्चन एक्सेल में ज्यादा आसान है सॉल्व करना, टाइम सेव हो जाएगा। ये ओके, तो अब ये पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर अब अलजेब्रिक मेथड क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमने जैसे पढ़ा था कि 2 इक्वेशन बनानी है, ठीक है। अब 2 इक्वेशन कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन को सामने रखते हैं। यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट है, सर्विस y और z, ठीक है। तो y की पहले हम अगर कॉस्ट बनाए, इक्वेशन बनाए, तो y की इक्वेशन क्या बनेगी? जी मैं जिस स्टूडेंट से पूछूंगा वो जरा बताएगा। जी गुले राना, आप बताइएगा इक्वेशन कैसे बनाओगे? जी आवाज आ रही है आपको मेरी? ओके जी, उसामा जावेद बताइएगा। एनी स्टूडेंट? मुझे लगता है आप लोग पढ़ा ही नहीं। देखो, अब सर्विस डिपार्टमेंट हमारे पास y है, मैंने अगर इसकी इक्वेशन बनानी है तो y की अपनी कॉस्ट कितनी है, यानी वो कॉस्ट जो इस डिपार्टमेंट ने खुद इनकर की है 3630, प्लस y में जो कॉस्ट आनी है वो z से आनी है, ठीक है। तो z की कितनी कॉस्ट आपकी y को आ रही है वो z से चेक करेंगे। z की 30% कॉस्ट y को ट्रांसफर हो रही है, तो इट मीन्स की इक्वेशन बनी हमारे पास। हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे y इज इक्वल टू, ये पहली इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू, बल्कि इस इक्वेशन को ना हम यहाँ नहीं लेते, हम इस शीट पे कर लेते हैं, वो ज्यादा आसान हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3630 प्लस, यानी 3630 इसकी अपनी कॉस्ट है, प्लस z से, अगर आप देखें z से 30% कॉस्ट y को ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो प्लस 0.30 ऑफ z, उसके बाद z की कॉस्ट निकालिएगा। अब z की अपनी कॉस्ट है सर्विस डिपार्टमेंट z की 2000 प्लस y की कॉस्ट z में जो ट्रांसफर हो रही है वो 20% है y की कॉस्ट, क्योंकि z में जो कॉस्ट आनी है वो ऑब्वियसली y से आ रही है, तो 20% ऑफ y। अब ये दो इक्वेशन मेरे सामने, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं वो सारी स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं लिख रहा, बस मुख्तसर लिखूंगा क्योंकि हम ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे। पुटिंग equation 2 value in 1,
यानी इक्वेशन 2 जो z इज इक्वल टू है ना, तो z की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूँ, 3630 प्लस 0.30 इनटू z। अब z की वैल्यू आ गई 2000 प्लस 0.20 y। ठीक है जी। अब इसको अगर कैलकुलेट करें तो 3630 प्लस अब 0.30 इंटू 2000 इज इक्वल टू 600 और 0.3 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, तो ये आ जाएगा 0.06 प्लस 0.06 y। ठीक है। अब ये 0.06 y जो है वो इक्वल की दूसरी साइड में जाकर माइनस होगा, 0.94 हो गया, तो यहाँ प्लस हो गया 3630 प्लस 600 और डिवाइडेड बाय 0.94 विच इज 4500, यानी y की जो कॉस्ट आ रही है वो 4500। ये पहला आंसर हमने कैलकुलेट किया इसमें। अब मुझे z का वैल्यू चाहिए, तो यही वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो z की वैल्यू आ जाएगी पुटिंग y इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में देखें z इज इक्वल टू 2000 प्लस 0.20 ऑफ y। y हमारे पास कितना जी, अभी कैलकुलेट किया 4500, तो 4500 का 20% लेंगे 900 और 2000 ऐड किया तो y की वैल्यू आ गई 20, z की वैल्यू आ गई 2900। ये जैसे दो वैल्यूज आ गई, अब मैं उस इक्वेशन की तरफ जाता हूँ, अपोर्शनमेंट शीट। ठीक है। अब मैं अपोर्शनमेंट शीट में जाता हूँ और एक्सेल की फाइल ओपन करूंगा। ओवरहेड अपोर्शनमेंट शीट। ठीक है। अब हमारे पास जो डिपार्टमेंट्स हैं वो दो हैं, सर्विस दो हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। ये सर्विस है वाई और जी। तो सबसे पहले तो यहाँ लिखते हैं हम डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद हम यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ले लेते हैं, दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है। एंड दीज आर आई थिंक ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी। उसके बाद हम लेते हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स, एंड सर्विस डिपार्टमेंट आर वाई एंड जी, जो अभी आपने कैलकुलेट किया। ठीक है जी। तो ये चारों की हमने अमाउंट्स ले ली यहाँ पर। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे यहाँ से। सबसे पहले हम लेते हैं एलोकेटेड एंड अपोर्शन्ड कॉस्ट, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन में आइएगा, ए डिपार्टमेंट की कॉस्ट आप देख सकते हो स्क्रीन पर 6000 है, बी की कॉस्ट 8000, वाई की कॉस्ट 3630 और जी की कॉस्ट 2000। ठीक है। अब मैंने टोटल का कॉलम भी बनाना है, वो मैंने नहीं बनाया, और आगे जरूरत नहीं होती रीपोर्शनमेंट, ना भी बनाऊं मसला नहीं। ओके। अब मैंने अपोर्शनमेंट करना है। जब रीपोर्शनमेंट करना है, जिसको मर्जी पहले ले रहे हैं, मैं लिखता हूँ वाइज कॉस्ट री अपोर्शन। अच्छा, अब y की कॉस्ट में से माइनस कितना करना है, 3630 नहीं प्लीज, ये जो कैलकुलेशन मैंने अभी की है, y की कॉस्ट कितनी है 4500, तो मैं यहां से 4500 माइनस करूंगा, राइट। और ये 4500 मैंने a, b और z को ट्रांसफर करना है इस रेशो से। लुक एट द क्वेश्चन, y की कॉस्ट 40% a को ट्रांसफर होगी, 40% b को ट्रांसफर होगी, 20% z को ट्रांसफर होगी। यानी इट मींस कि ये 4500 का जो 40% है वो हमारा a में आएगा, ये 1800। इसी तरह जो 4500 है इसका 40% b को ट्रांसफर करेंगे, और इसी तरीके से आपका जो y है इसका 20% y को ट्रांसफर करेंगे 900। ठीक है जी। अब देखें ये तीनों को कॉस्ट आ गई, बेशक ये जीरो नहीं हुआ, कोई मसला नहीं। अब आएगा z की कॉस्ट को। अब मैं z की कॉस्ट को अपोर्शन करता हूँ, z's कॉस्ट री अपोर्शनमेंट, रीपोर्शनड। अच्छा, अब z की कॉस्ट देखिएगा जो हमने कैलकुलेट की है, दैट इज 2900। अब मैं 2900 z में से माइनस करूंगा, ये z से माइनस किया, और z की कॉस्ट a, b और y को ट्रांसफर करनी है, a, b और y को।
किस रेशियो से, यहाँ देखते हैं 20% ए को, 50% बी को और 30% वाई को। तो इसका मतलब ये जो कॉस्ट है इसका 20% में ट्रांसफर कर रहा हूँ, इसका 20% में ट्रांसफर कर रहा हूँ ए को 20%, ये आ गई 580। इसी तरह बी को मैंने ट्रांसफर करना है 50%, तो ये जो अमाउंट है 2900, इसका 50% मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया है बी को, और 30% क्वेश्चन के मुताबिक मैंने ट्रांसफर करना है वाई को, तो इसको वाई को ट्रांसफर करते हैं 30%। जब आप मैं 30% इसको ट्रांसफर करूंगा, आप देखेंगे कि वाई और जी दोनों जीरो हो चुके होंगे। नाउ चेक इट, यहाँ आप देखें सम नीचे आ रहा है बार में जीरो, और y को देखें तो ये भी जीरो, ये खुद बहुत जीरो हो जाते हैं दो स्टेप पे। सेकंड स्टेप पे दोनों जीरो हो जाएंगे, और यहाँ हम डबल लाइन लगा देते हैं, और अब मैं इसको टोटल लिख दूंगा, टोटल कॉस्ट यानी कि ओवरहेड, टोटल ओवरहेड्स, और इसको हम प्लस कर लेते हैं तीनों को। दिस वन 8380, इसकी कॉस्ट आ गई 11250, बी की कॉस्ट आ गई, इन दोनों को अब हम टोटल कर लेते हैं। दैट इज एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इट्स द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, ठीक है। अलजेब्रिक पैटर्न मुश्किल नहीं होता, लेकिन सिर्फ इसमें ख्याल आपने करना होता है इक्वेशन का, जो कि बहुत जरूरी होता है, इक्वेशन का। अच्छा, अब आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अजफा एंड को। इसमें भी रिक्वायरमेंट देखिएगा, एलोकेट द ओवरहेड एक्सपेंस by using appropriate basis of apportionment। ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके ICAP के ही पास पेपर का, तो इसको जरा केयरफुली करना है आपने। रीअपॉर्शनमेंट मांगी है, तो ADFA and Co is preparing its production overhead budgets and therefore need to determine the apportionment these overheads to products. Cost center expenses and related information have been budgeted as follows। अब देखिए इसमें टोटल भी गिवन है, मशीन शॉप ए, मशीन शॉप बी, असेंबली, कैंटीन और मेंटेनेंस। इसमें जो पहले तीन डिपार्टमेंट है, दीज आर प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, ठीक है। और जो आपका कैंटीन और मेंटेनेंस है, ये आपका ऑब्वियसली सर्विस डिपार्टमेंट्स है। अच्छा, ये अगर नहीं भी लिखा हो ना किसी क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कौन सा प्रोडक्शन है कौन सा सर्विस, तो आपने डिपार्टमेंट्स के नेम से आइडिया लगाना होता है। जैसे आपका ये प्रोडक्शन में जो आपका मशीन शॉप ए है और जो मशीन शॉप बी है, ये दोनों प्रोडक्शन रिलेटेड है। और असेंबली जो है, ठीक है, असेंबली ये आपके असेंबलिंग डिपार्टमेंट होता है, जो आपके पार्ट्स को बन रहे हैं, मशीन्स बना रही हैं, उनको ज्वाइन करके फाइनल प्रोडक्ट को तैयार करता है, तो ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और कैंटीन और मेंटेनेंस आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, दीज आर सर्विस डिपार्टमेंट। अब इसमें कॉस्ट कौन कौन सी दी हुई है, कौन सी आइटम दी हुई है, ये मिक्स डाटा दिया हुआ है। डायरेक्ट वेजेस है, इनडायरेक्ट वेजेस है आपके पास, और इनडायरेक्ट वेजेस को चले वो बाद में डिस्कस कर लेते हैं। इनडायरेक्ट वेजेस के बाद कंज्यूमेबल मटेरियल इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, ये भी गिवन है आपके पास। रेंट एंड रेट्स गिवन है, बिल्डिंग इंश्योरेंस। अच्छा, अब यहाँ से मैं आगे जाने से पहले एक चीज देखें, ये कुछ कॉस्ट जो है वो आपकी डिपार्टमेंट वाइज आ रही है, इसको हम क्या नाम देंगे, एलोकेटेड कॉस्ट। और वो कॉस्ट, जैसे ये कॉस्ट है और से नीचे जितनी कॉस्ट आ रही है, हीट एंड लाइट, पावर, डेप्रिसिएशन, ये जितनी कॉस्ट आ रही है, ये कॉस्ट किसी डिपार्टमेंट में इसकी वैल्यू नजर नहीं आ रही, जिसका मतलब है इसकी अपॉर्शनमेंट करनी पड़ेगी, और इन्हीं के लिए हमें बेस सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और बेसिस नीचे दी हुई है, एरिया इन स्क्वायर फीट, वैल्यू ऑफ मशीन्स, पावर यूसेज, डायरेक्ट लेबर आवर्स और मशीन यूसेज आवर्स। तो ये आपको 5 बेसिस हैं, और आपके पास 5 ही कॉस्ट है। अब देख लेते हैं कि कौन सी किसके लिए हो सकता है कि ये इस इन्हीं 5 के लिए हो, ये भी हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा दी हो आपको। रेट एंड रेंट एंड रेट्स, ये सेवरल टाइम आपके पास आया है, ठीक है। इसके लिए तो ज़हन में रखिएगा, क्योंकि ये जितनी प्रैक्टिस करते हो ना, तो ये चीजें माइंड में रहती हैं। तो रेंट एंड रेट्स के लिए बेस्ट बेस हमने क्या पढ़ी थी, एरिया इन स्क्वायर फीट। तो रेंट एंड रेट्स के लिए आप एरिया पर आप इसको प्रोपोर्शन करो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है बिल्डिंग इंश्योरेंस। बिल्डिंग इंश्योरेंस, ठीक है। तो बिल्डिंग इंश्योरेंस के लिए वैल्यू ऑफ बिल्डिंग नहीं गिवन होती, तो आप
एरिया इन स्क्वायर फीट पर ही इंश्योरेंस को अपोर्शन करोगे। उसके बाद आता है हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट के लिए भी जो है बेस आपके पास कोई भी नहीं है तो आप वही लोगे एरिया इन स्क्वायर फीट। तो एरिया इन स्क्वायर फीट 3 जगह पे मैं यूज कर चुका हूं अभी तक। पावर के लिए अलबत्ता पावर यूजेज इन परसेंटेज की बना, और डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन के लिए आप लोगे वैल्यू ऑफ मशीन। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था कि हमेशा स्ट्रेट लाइन मेथड ही हम यूज करते हैं। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर 5 बेसिस जरूर थी, लेकिन एरिया 3 जगह पर यूज हुआ, वैल्यू ऑफ मशीन एक जगह यूज हुई, पावर यूसेज एक जगह यूज हुई। अब मेरे पास डायरेक्ट लेबर आवर्स और मशीन आवर्स रह गए। ठीक है, ये यूज नहीं हुआ तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। द proportion of maintenance cost center spent for other cost centers: machine shop A 45%, machine shop B 40%, assembly 30%, कैंटीन 2%। यानी ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, मेंटेनेंस जो आएगी आपकी, जो मेंटेनेंस कॉस्ट जितनी भी आएगी वो सारी की सारी कॉस्ट जो है वो आप ट्रांसफर करोगे कैंटीन को। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट आप ट्रांसफर करोगे 45% मशीन शॉप ए को, 40% मशीन शॉप बी को, 13% असेंबली को और 2% कैंटीन को, कैफेटेरिया। ठीक है, जब ये कॉस्ट ट्रांसफर हो जाएगी तो मेंटेनेंस तो जीरो हो जाएगी, फिर कैंटीन की कॉस्ट आपने ट्रांसफर करनी होगी। कोई आपको हिंट नहीं दिया हुआ। अब कैंटीन की कॉस्ट किस पर करेंगे? कैंटीन की कॉस्ट के लिए अब सबसे बेस्ट बेस जो बन रही है कैंटीन की कॉस्ट है वो डायरेक्ट लेबर आवर्स है। ठीक है, डायरेक्ट लेबर आवर्स, इसकी बेस पे करोगे तो ये खत्म हो जाएगी। यहाँ जो मेथड यूज किया है मैंने डिस्कशन में सारा सॉल्व किया, मैंने जो मेथड यूज किया है उस मेथड का मुझे नाम बता दें। रीअपोर्शनमेंट में एनी स्टूडेंट, जो मैंने रीअपोर्शनमेंट की है यानी मेंटेनेंस की कॉस्ट ट्रांसफर की है और कैंटीन की कॉस्ट ट्रांसफर की है, ये कॉस्ट के लिए मैंने जो मेथड लगाया है वो कौन सा? 3 मेथड पढ़े थे, डायरेक्ट अपोर्शनमेंट मेथड, सेकंड स्टेप डाउन मेथड, थर्ड रेसिप्रोकल मेथड। तो बताइएगा कौन सा मेथड मैंने यहाँ लगाया है? स्टेप डाउन मेथड। स्टेप डाउन। उसकी बेसिक रीजन क्या थी? क्योंकि एक सर्विस डिपार्टमेंट जो मेंटेनेंस है उसकी कॉस्ट सर्विस डिपार्टमेंट कैंटीन को तो ट्रांसफर हो रही है, लेकिन कैंटीन की कॉस्ट मेंटेनेंस को ट्रांसफर नहीं हो रही। इस वजह से हम इसको स्टेप डाउन मेथड कहेंगे। आई होप दिस क्वेश्चन विल बी कैन बी सॉल्व। कर लोगे ये? आगे बढ़ो सर इसमें जो नीचे परसेंटेज गिवन है सर ये थोड़ा बताएं इसको क्या करना है? आपकी आवाज कट रही, दोबारा बोलें। सर ये नीचे जो परसेंटेज गिवन है 45% 40%, सर ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए इनको कैसे करना। ठीक है, ठीक। जब ये सारी अपॉर्चुनिमेंट हो जाएगी ना आपकी, सारी अपॉर्चुनिमेंट सपोज ये यहीं पे आइएगा, अब अपॉर्चुनिमेंट होने के बाद ये 200,000 हो जाती है अमाउंट। ये वैसे फिक्टिशियस वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 100,000, वैसे बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट है। 100,000, 50,000, 30,000, ये दो सर्विस डिपार्टमेंट और 20,000। ठीक है, अब देखें ये मेरा कैंटीन है और ये किसकी कॉस्ट को पहले एलोकेट करना है? स्टेप डाउन मेथड में उसको पहले लेते हो जो सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट में कॉस्ट ट्रांसफर कर रहा है। मसलन कैंटीन की कॉस्ट सिर्फ 1 2 3 डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हो रही है, मेंटेनेंस की कॉस्ट 4 को हो रही है, तो मैं मेंटेनेंस को पहले लूंगा, तो मैं मेंटेनेंस कॉस्ट ट्रांसफर करता हूँ। अब मेंटेनेंस कॉस्ट जब मैं रीअपोर्शनमेंट करूंगा तो ये जितनी भी कॉस्ट होगी, यहाँ मैंने फिक्टिशियस अमाउंट लिया है 20,000, मैं 20,000 यहाँ से माइनस कर देता हूँ ताकि ये जीरो हो जाए। अब ये अपोर्शन होनी है इन चारों को, किस रेशो पे? रेशो लिखा हुआ मशीन शॉप पे 45%, यानी यहाँ मैं 45% इस अमाउंट का ट्रांसफर करूंगा। 20,000 का 45% ये आ जाएगा 9,000। इसी तरह डिपार्टमेंट डी को मैंने 40% ट्रांसफर करनी है कॉस्ट, ठीक है, तो ये 40% मैंने इस अमाउंट का ट्रांसफर किया, ये आ गया 8,000। उसके बाद असेंबली का 13%, अब ये 2,000 का 13% किया, ये 2600 आ गई अमाउंट। और फिर कैंटीन का वो जो कह रहा है 2%, इसका 2% दिया तो ये आपका 400। अब अगर मैं इसको प्लस करूंगा तो ये 20,000 ही होगा। ठीक है, ये सब में आ रहा है नीचे 20,000। इस तरह आपने रीअपोर्शनमेंट करना, ये परसेंटेज इस तरह अप्लाई करना।
ओके जी। सर जो आपने कैंटीन की कहा है कि वो हमने डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेस पे करने हैं, उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि देखिए कैंटीन की कॉस्ट एम्प्लॉइज पे होती है ना, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे, ठीक है। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमारे पास है नहीं यहाँ पर, तो फिर लेबर आवर्स जो है दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द वैल्यू, ठीक है, डायरेक्ट लेबर आवर्स, क्योंकि लेबर आवर्स भी एम्प्लॉइज के साथ ही होता है ना। जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा एम्प्लॉई है ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स होंगे, जिसमें कम है उसमें कम नंबर ऑफ आवर्स होंगे, इस वजह से हम डायरेक्ट लेबर आवर्स को ही बेस बनाएंगे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा ना इंशाल्लाह आप लोगों से? यस सर। जी ये सर हो जाएगा। सर ये एक और क्वेश्चन है सर। जी जी सर हम लेटेस्ट क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे? ये इतने पुराने पुराने सवाल, अब तो ट्रेंड चेंज नहीं हो चुका होगा काफी? जो अभी लेटेस्ट पिछली अटेम्प्ट में पेपर आया है वो तो इससे काफी डिफरेंट है। जी जी। तो सर हम मेरा लेटेस्ट ख्याल है कि आप को मैंने पहले भी मशवरा दिया था, क्योंकि आप उनके अंदर जो है ना वो बहुत ज्यादा इनोवेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग हो गए बूढ़े, हम पढ़ा पढ़ा के खत्म हो गए हैं। तो आप जो है ना नई किताब लिखें और नए आइडियाज शेयर करें लोगों से, ताकि वो उस पर ना रिसर्च करके उस पर काम शुरू कर सकें। मेरा ख्याल है मेरा 2001 से मैं पढ़ा रहा हूँ और 19 साल हो चुके हैं मुझे, ठीक है, और अल्लाह के हुक्म से बड़ा अच्छा रिजल्ट लेता हूँ कॉस्ट में। मुझे पता है कि मैंने कैसे पढ़ाना है, आप मुझे मत समझाइएगा कि इस तरह करें इस तरह करें, आइंदा के बाद केयरफुल रहिएगा, ठीक है, अदरवाइज ये सर क्लास छोड़ मैं सकते हैं ऐसे आप थोड़ा ही लोग। कहा है। सर मैंने ऐसे आप थोड़ा ही कहा, मैंने तो स्ट्रेट ऐसे। बात किया करता हूँ, मैं स्ट्रेट बात करता हूँ, मैं ये बात नहीं करता कि जी कि ये इस तरह नहीं है, इस तरह, ये इस तरह। मैंने बड़ी सीधी बात की है कि मैं अपने तरीके से पढ़ाता हूँ, अगर आपको एक्सेप्टेबल है दैट्स वेलकम, नहीं एक्सेप्टेबल अगेन वेलकम, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। मुझे पता सर है कि मैंने मैंने ऐसे थोड़ा ही कहा है। ठीक है, ओहो जब सर मैंने ऐसे, भी करवाऊंगा। सर मैंने वैसे ही पूछा है, बात की है कि वो क्वेश्चन में और इसमें कनेक्शन क्या है। मैंने ऐसे थोड़ा ही कहा कि खुदा न खास्ता आप वो पढ़ाएंगे मेरे। सर आप समझे नहीं मेरी बात। चले इट्स ओके, आगे सॉरी चलिए, सर। कोई बात। नेक्स्ट आइए। अच्छा, अब ये देखिए, हम ये क्वेश्चन करने से मकसद ये होता है कि प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है, और जब प्रैक्टिस हो जाती है तो जब आपके जो लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं ओवरहेड्स के, वो कोई इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो वो आप इसी इजीली कर सकते हैं, और वो हम करेंगे, वो सेकंड फेज पे करेंगे, लेकिन फर्स्ट फेज तो आप मुकम्मल करें ना। मेरी 2 फेजेस होती हैं मेरी कोर्स खत्म कराने की, अब पहली तो कर नहीं गए, ठीक है। सो फैक्ट्री ओवरहेड, और ये जब मैं क्वेश्चन करता हूँ उनको जवाब ही नहीं दे रहा होता है, इसका मतलब है कि मेरा ख्याल है 10 या 20% स्टूडेंट काम कर रहे हैं, तो कॉस्टिंग में तो इससे पास नहीं होता जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। सो ओवरहेड शीट आ जाए। फैक्ट्री ओवरहेड बजट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडेड June 30, 2006 इज एज फॉलोज, ठीक है। ये आपको सारी कॉस्ट हुई है, इनडायरेक्ट वेजेस, इंश्योरेंस, सुपरविजन, मशीन मेंटेनेंस वेजेस, सप्लाईज, पावर, टूलिंग कॉस्ट, building insurance, insurance of machine, depreciation machine, rent rates. At present, overhead are absorbed into the cost of the company's product at 70% of direct wages. Company is considering changing to a separate machine hours for of absorption for each of its 4 different machine groups. ठीक है, अब ये सारे मशीन ग्रुप्स हैं ABCD, ये पहले भी इस तरह के क्वेश्चन किए, वहाँ मशीन 1 और मशीन 2 दी हुई थी या 4 मशीन दी हुई, ये सारी कॉस्ट है। जो ये कॉस्ट है टूलिंग, सुपरविजन और सप्लाईज, ये एलोकेटेड है, और इसके नीचे सारी बेसिस हैं, बस आपने बेसिस सेलेक्ट करनी है और आपने कॉस्ट को एलोकेट करते रहना है, बस यही डिस्कशन मैंने आपसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में करनी है। जैसे इनडायरेक्ट वेजेस हैं, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस किसकी बेस पे करोगे जी? नंबर ऑफ इनडायरेक्ट वर्कर, ठीक हो गया। नेक्स्ट आइएगा, इंश्योरेंस की जो कॉस्ट है, इंश्योरेंस, ठीक है, उस ये किस बेस पर होगी जी? The number of indirect workers. नंबर ऑफ Indirect workers. इनडायरेक्ट टोटल वर्कर, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ वर्कर। देखिए ये इंश्योरेंस किस चीज की है, ये तो मेंशन, अच्छा लेबर की है, फिर ठीक है, फिर टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स पे आएगा, गुड, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सुपरविजन में आइएगा, सुपरविजन, सुपरविजन कॉस्ट ऑलरेडी अपोर्शन्ड है। ये 3 कॉस्ट जो है ना, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ये 3 कॉस्ट जो है ये ऑलरेडी एलोकेटेड है, इसको मजीद एलोकेट नहीं करना। देन फिर उसके बाद आता है मशीन मेंटेनेंस वेजेस। मशीन मेंटेनेंस वेजेस किसकी बेस पे करोगे जी? ये गिवन है आपके पास, मशीन
मेंटेनेंस आवर्स, ठीक है जी। उसके बाद ये देखिए दिया हुआ है। देन सप्लाईज आ जाता है, सप्लाईज ऑलरेडी आपकी एलोकेटेड है। सप्लाईज के बाद पावर की कॉस्ट आएगी, और पावर के लिए आप कौन सा लोगे यहाँ पर, ये हॉर्स पावर आवर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है टूलिंग कॉस्ट, और टूलिंग कॉस्ट ऑलरेडी अपोर्शन्ड है यानी एलोकेटेड है। उसके बाद बिल्डिंग इंश्योरेंस, बिल्डिंग इंश्योरेंस आप लोगे फ्लोर स्पेस पर। इंश्योरेंस ऑफ मशीन, मशीन की इंश्योरेंस लोगे आप। मशीन की वैल्यू अगर नहीं दी हुई, देखिएगा पहले मशीन वैल्यू सर कैपिटल कॉस्ट ऑफ मशीन, कैपिटल कॉस्ट की बना, तो आप फिर इसी को लोगे, इंश्योरेंस ऑफ मशीन जो है उसी पे लोगे। इवन डेप्रिसिएशन जो है मशीनरी की वो भी इसी पर आएगी, ठीक है। देन रेंट एंड रेट्स जो है वो आपका फ्लोर स्पेस पर आएगा। तो अगेन ये तो मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, और इसको डिवाइड कर देना है मशीन रनिंग आवर्स पे, मशीन रनिंग आवर्स पे। जैसे ये फिर हर एक का रेट आ जाएगा। फिर वो कहता है कैलकुलेट द ओवरहेड टू बी अब्सॉर्ब्ड बाय प्रोडक्ट नंबर 1 2 3 इन्वॉल्विंग दिस ऑल। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना होता है, ये जो मैंने तीसरा बी पार्ट ले रहा हूँ, देखो यहाँ पर 4 रेट निकलेंगे आपके। मशीन ग्रुप ए का भी रेट होगा, मशीन ग्रुप बी का रेट होगा, मशीन ग्रुप सी का रेट होगा, मशीन ग्रुप डी का रेट होगा। आपके पास 4 रेट्स होंगे, ठीक है। अब आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो 1 2 3, उस पर आपके ये आवर्स लग रहे हैं, 8 आवर्स, 3 आवर्स, 1 आवर्स और 4 आवर्स, ठीक है। तो मशीन ग्रुप ए जो है वो 8 आवर्स लग रहे हैं, 8 इंटू कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, B3 इंटू उसके रेट से मल्टीप्लाई कर दो, C1 इंटू उसका रेट जो निकलेगा उससे मल्टीप्लाई करोगे। इसी तरह डी को कैलकुलेट करके चारों को प्लस करोगे। दिस इज ओवरहेड अब्सॉर्ब्ड, दिस इज नोन एज अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आइएगा पार्ट सी। Calculate the overhead to be absorbed by each unit of product 123 if the labor cost is 1200 and present value of absorption is used. अच्छा, present value of absorption क्या है, इससे ऊपर पढ़िएगा, यहाँ दिया हुआ है। At present the overhead are absorbed into the cost of company's product at 70% of direct wages। यानी currently company की पॉलिसी है कि 70% of direct wages का जो है वो आप absorb करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब वो क्वेश्चन ये कर रहा है, calculate the overhead to be absorbed by each unit of product 1 2 3 if the labor cost is 1200 and present present method of absorption is used। आप क्या करोगे कि इस 1200 की जो अमाउंट है इसका 70% लोगे तो ये absorbed overhead आ जाएगा, ठीक है। ये बस इतना सा पार्ट था। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखिएगा, ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आया हुआ है। अब जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे क्वेश्चन का स्टाइल थोड़ा सा चेंज होता जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाईवे इंजीनियरिंग लिमिटेड, ठीक है, uses budgeted overhead rate for applying overhead to production orders on a direct labor cost basis for department A and a machine hour basis in department B। अब यहाँ पर दो डिफरेंट हमारे रेट हैं, डिपार्टमेंट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेसिस ले रहे हैं और डिपार्टमेंट बी में मशीन आवर बेसिस ले रहे हैं रेट। तो ये डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी के बजटेड एफओएच हैं, ये बजटेड लेबर आवर्स हैं, ये बजटेड मशीन आवर्स। ड्यूरिंग द मंथ 50 units were produced in job number CNG 011। The job cost sheet for the month depicts the following information। अब यहाँ पर ये मटेरियल यूज्ड है लेबर और मशीन आवर्स दोनों डिपार्टमेंट्स के। एक्चुअल डाटा फॉर द मंथ आपको दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और मशीन आवर्स, ये एक्चुअल डाटा है। ये भी एक्चुअल है, लेकिन ये सिर्फ एक महीने में 50 यूनिट की बात कर रहा है, एक स्पेसिफिक जॉब की, और ये ओवरऑल पूरे साल का है एक्चुअल डाटा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन टेक्निकली तरीके से करना है। कंप्यूट प्री डिटरमिनेंट ओवरहेड रेट फॉर ईच डिपार्टमेंट। दोनों डिपार्टमेंट का आपने ओवरहेड